नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी ये जो भी क्लास चल रही है उस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको नोट कर रहे हो तब तो ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरी आपको नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाए, तो ये जो हमारा क्यूआर कोड दे रखा है एप्लीकेशन का, उस क्यूआर कोड से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन का लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें आप जो पीडीएफ नोट्स है उस सेक्शन में जाकर हमारे इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोट्स को आप प्रिंट देके जैसी मेरी क्लास चल रही है उसके साथ साथ आप उसमें अंडरलाइन करते हुए, इसको पढ़ते हुए, समझते हुए आप ये क्लास जैसे चल रही है उसके साथ साथ उसको समझ सकते हो। तो साथियों, ये जो क्यूआर कोड है इससे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको नोट्स, और जिस नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स एज इट इज आपको वैसे के वैसे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर आप MB स्टडी 2.0 नाम से भी मतलब सर्च कर सकते हो और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन में से हमारे नोट्स ले सकते हो। और साथ में ये जो क्यूआर कोड दे रखा है उस क्यूआर कोड से भी हमारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। इससे आगे की जो हमारी क्लास थी नगर पालिका का गठन और शासन में, उसमें हमने कई सारी धाराएं और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने देख लिए थे। आज की हमारी क्लास उसी से आगे है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे जो ईओ का जो सिलेबस है उस ईओ के सिलेबस में नगर पालिकाओं का गठन और शासन पूरी एक यूनिट दे रखी है। इस यूनिट में मैंने आपको बताया था कि धारा 3 से लेके धारा 50 तक अधिनियम की धाराएं इस टॉपिक में हमको पढ़नी है। और इसमें धारा 3 में ही कई उपधाराएं हमने पढ़ी थी और उसी में आज आगे हम धारा 3 में उपधारा 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने धारा 3 में ही धारा 3 में उपधारा 1 के अंदर ही कई सारे खंड पढ़े थे। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 2 पढ़ी, उसके बाद धारा 3 की उपधारा 3 पढ़ी, उसके बाद धारा 3 की उपधारा 3 और धारा 3 की ही उपधारा 4 के बारे में हमने पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी हासिल की थी। आज हमारी जो क्लास रहेगी उसके आगे धारा 3 की ही उपधारा 5 के बारे में हम देखेंगे कि धारा 3 की उपधारा 5 में क्या कहा गया है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो भी इसकी जो कंटेंट है वो सारे के सारे कंटेंट मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूं और उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बात यह है साथियों कि जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, देखो धारा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी धारा में क्या प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसकी भाषा है, उस पर प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जो पिछला एग्जाम था ईओ का उसमें भी लगभग इसकी भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको भी हर एक जो धारा है, उपधारा है, उसमें जो कंटेंट क्या दिया हुआ है, उसमें भाषा क्या दी गई है, उसमें पूरी की पूरी उस धारा की व्याख्या की दी क्या मतलब क्या की गई है, व्याख्या क्या दी हुई है, उस पर पूरा का पूरा हमको ध्यान देना पड़ेगा और उसको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं उपधारा 5 को, तो उपधारा 5 में अगर हम कहे कि भाई उपधारा 5 क्या बताती है, उपधारा 5 में क्या लिखा गया है, तो देखिए एज ए एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पर दो जैसे नगर पालिकाओं के लिए इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हुआ है। मान लो कि ये पहली नगर पालिका है और ये दूसरी नगर पालिका है। अब देखो इस पहली नगर पालिका का कुछ हिस्सा, जैसे मान लो ये वाला जो हिस्सा है पहली नगर पालिका का, इसको अपवर्जित करके, इसको तोड़ के दूसरी नगर पालिका में मिला दिया जाए। तो देखना इस पूरी भाषा को समझिएगा, यानी इस उपधारा में कहा क्या गया है उसकी पूरी मैं व्याख्या कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। और इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नगर पालिका है, जैसे मान लो नगर पालिका फर्स्ट है, उसका कुछ हिस्सा नगर पालिका सेकंड में मिला दिया जाए, तो क्या होगा, इन दोनों नगर पालिकाओं में जब इस तरीके से प्रक्रिया हो रही है, कुछ क्षेत्र अपवर्जित करके दूसरी नगर पालिका मिलाया जा रहा है, तो इसमें क्या है, राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से चर्चा करेगी। किसके बारे में चर्चा करेगी, देखो पहली नगर पालिका का कुछ हिस्सा दूसरी नगर पालिका में जा रहा है, तो इस पहली नगर पालिका के दूसरा मतलब कुछ हिस्सा जो दूसरी नगर पालिका में जा रहा है, तो उस हिस्से से संबंधित कुछ निधि के बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में, यानी जो हिस्सा है वो दूसरी नगर पालिका में जा रहा है तो उस दूसरी नगर पालिका को कितनी संपत्ति मिलेगी, कौन कौन सी निधि उसमें आएगी, कौन कौन से अधिकार उसको और ज्यादा मिल जाएंगे, दूसरी नगर पालिका को और कौन से प्राधिकार सुपुर्द किए जाएंगे। तो इस प्रकार
ये जो कार्य है वो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी, दोनों नगर पालिकाओं से चर्चा करेगी, नगर पालिका 1 और नगर पालिका 2 दोनों से चर्चा करेगी। नगर पालिका 1 को कहेगी कि भाई आपके यहाँ से जो इतना पोर्शन नगर पालिका 2 में मिला दिया जा रहा है, तो इन दोनों से चर्चा करने के बाद कि भाई इसमें से इतनी संपत्ति इसमें जा रही है, इतनी संपत्ति इनको मिलेगी, इतनी निधि है वो इसको मिलेगी। तो ये सारी की सारी चर्चा कौन करेगी, राज्य सरकार। और किससे चर्चा करेगी, इन दोनों नगर पालिकाओं से क्या करेगी, वो चर्चा करेगी। और उसके बाद क्या करेगी, जो भी इस चर्चा में, इस परामर्श में जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड नगर पालिका है उस सेकंड नगर पालिका में वो निधि संपत्ति है वो किसको दे दी जाएगी, सेकंड नगर पालिका को दे दी जाएगी। और इसके लिए क्या, एक अधिसूचना कौन जारी करेगी, राज्य सरकार जारी करेगी। और इस अधिसूचना को किसमें जारी किया जाता है, राजपत्र में जारी किया जाता है। और राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी करने के बाद जो भी पहली नगर पालिका का संपत्ति का कुछ हिस्सा, कुछ निधि है वो किसको मिल जाएगी, नगर पालिका 2 को मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये है उपधारा 5, धारा 3 की ही उपधारा 5 है ये। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम दूसरी उपधारा पे चलते हैं या धारा पे चलते हैं। नेक्स्ट साथियों, धारा 3 की ही उपधारा 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 6 में क्या कहा गया है। तो इसको भी मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूं कि मान लो कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि आवास गृह है या फिर विनिर्माणशाला है या फिर उद्योग से संबंधित है या फिर कोई कारोबार से संबंधित है या फिर कोई रिक्को इलाका है, यानी कारोबार से संबंधित कोई इलाका है जहां पर उद्योग व्यापार मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, या फिर उसको कहे कि वो पूरी की पूरी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई मतलब एक पूरा एरिया हो गया है, विनिर्माणशाला हो गई है, वहां पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग मतलब हो रही है, फैक्ट्रियां है, कल कारखाने हैं, ठीक है। और वो इस पूरे के पूरे इस कारोबार का, इन फैक्ट्रियों कल कारखानाओं का या फिर जो आवास गृह है, कारोबार है, उस पूरे का पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का कुछ हिस्सा नगरपालिका 1 में, कुछ हिस्सा नगरपालिका 2 में, कुछ हिस्सा नगरपालिका 3 में आ जाता है। यानी आप इसको ऐसे देखोगे कि 3 नगरपालिकाओं का क्षेत्र है वो आपस में जुड़ा हुआ है और इन तीनों नगरपालिकाओं के क्षेत्र के बीच में एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो गया है जो कि उद्योग और व्यापार से संबंधित है। अब इस क्षेत्र को अगर कहे कि भाई ये डेवलप हो गया है तो अब इस क्षेत्र में कौन टैक्स लेगा, इस क्षेत्र को कौन अपने अंडर में रखेगा, तो ये तो एक विवादास्पद बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक नगरपालिकाओं के मतलब जो सीमा है उस सीमाओं के भीतर अगर कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, उद्योग, कारोबार का कोई पूरा का पूरा क्षेत्र है वो आ जाता है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस पूरे के पूरा जो विनिर्माण वाला क्षेत्र है या फिर जो उद्योग कारोबार से संबंधित पूरा क्षेत्र है उसके लिए एक अलग से अधिसूचना जारी करके इस क्षेत्र को क्या कर सकती है, नया नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी इस पूरे ही क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, अलग से ही एक नया नगरपालिका क्षेत्र के रूप में इसको बनाया जा सकता है। हमने देखा साथियों कि अगर आपके ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो विनिर्माणशाला है, आवास गृह है, उद्योग है या कारोबार से संबंधित कोई क्षेत्र है जिसको एक नई नगरपालिका घोषित किया जा सकता है, तो ये इसको नई नगरपालिका घोषित करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आता है आपके राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में। दूसरा, इसको नई नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, कौन सा क्षेत्र, कोई उद्योग कारोबार से संबंधित है उसको नई नगरपालिका घोषित किया जा रहा है, ये कौन सी धारा की उपधारा में बताया गया है, तो यह धारा 3 की उपधारा 6 में बताया गया है। तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं उपधारा 7 के बारे में। अगर हम देखें कि उपधारा 7 हमको क्या बता रही है, तो धारा 3 की ही उपधारा 7 के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई स्थानीय क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि नगरपालिका नहीं है और उस स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। यानी किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका में अगर शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए मैंने इसको इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे कोई नगरपालिका का कोई स्थान मतलब कोई नगरपालिका है उसमें कोई स्थानीय क्षेत्र शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो सम्मिलित की जाने की तारीख से उस क्षेत्र पर क्या होगा, सम्मिलित की जाने वाली तारीख से उस क्षेत्र पर क्या होगा, समस्त नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस और नगरपालिका की शक्तियां सारी की सारी लागू हो जाएगी। कब से लागू होगी,
जब से उसको शामिल कर दिया जाए उस तारीख से क्या होगा, उस जो नगर पालिका में जो शामिल किया जो स्थानीय क्षेत्र है उस क्षेत्र पर नगर पालिका की सारी शक्तियां लागू हो जाएगी। सारे के सारे नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं जो भी होगी वो इस क्षेत्र पर लागू हो जाएगी। लेकिन कब से? जब से इसको शामिल कर दिया जाए तब से, उस तारीख से जिस तारीख से उसको सम्मिलित किया गया है। अब राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए क्या कर सकती है, अलग से कोई निर्देश भी दे सकती है। लेकिन ये आपके स्पष्ट आपको इसमें बता दिया गया, इस धारा में, इस उपधारा में बता दिया गया है कि अगर जिस तारीख से किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई स्थानीय क्षेत्र मिला दिया जाए तो उसी तारीख से उस स्थानीय क्षेत्र पर क्या है, नगर पालिका की सारी शक्तियां लागू हो जाएगी। इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं रहेगी और राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए अलग से और निर्देश बना सकती है और उसमें और अमेंडमेंट कर सकती है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे साथियों देखना, उपधारा 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपधारा 8 क्या बता रही है, यानी जो धारा 3 थी, धारा 3 की उपधारा 8 क्या बता रही है, तो नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 8 में क्या कहा गया है, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा डायग्राम आपको समझना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ये विलेज है, या फिर हम ये मानते हैं कि भाई जैसे ये एक शहरी क्षेत्र है और इस शहरी क्षेत्र के पास में यहाँ पर कुछ गांव का क्षेत्र है। अब इस गांव का कुछ क्षेत्र टूटकर या फिर इस गांव का कुछ क्षेत्र तोड़कर इस शहर में मिला दिया जाता है, तो क्या होगा उसको देखिएगा कि जब गांव का कुछ क्षेत्र अपवर्जित कर कर किसमें मिला दिया जाए, शहर में मिला दिया जाए, यानी गांव का कुछ क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसी तारीख से, अब देखो गांव का कुछ क्षेत्र हो सकता है या पूरा का पूरा गांव हो सकता है, तो क्या होगा, उसी तारीख से, जिस तारीख से उसको सम्मिलित किया गया है उस तारीख से क्या होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, उसको देखना। जैसे ही वो एक तारीख, जिस तारीख में यह मतलब घोषणा कर दी गई, अधिसूचना जारी हो गई कि ये गांव है वो इस नगर पालिका में माना जाएगा, तो उस तारीख से क्या होगा, वह जो क्षेत्र है, जो गांव वाला क्षेत्र है, अब वो गांव नहीं रहेगा। यानी अब वो क्या है, गांव नहीं रहेगा। अब सीधी सी बात है साथियों, जब वो गांव नहीं रहा है तो वहां की जो स्थानीय पंचायत है अब उसका भी उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी अब उस गांव की जो स्थानीय पंचायत थी वो कार्य करना बंद कर देगी और वो नगर पालिका के अंडर में आ गया है। इसलिए क्या है, यहाँ पर अब जो भी कार्य होगा वो किसके आधार पर होगा, नगर पालिका के आधार पर होगा। अब यहाँ पर कौन कार्य करेगी, नगर पालिका। और कब से, जिस तारीख से उसको सम्मिलित किया जा रहा है उसी तारीख से ये सारे प्रभाव वहां पर लागू हो जाएंगे। अब देखो इसके आगे कि जैसे ही जिस तारीख से उसको शामिल किया, ठीक है, तो जब तक निर्वाचन न हो, यानी जब अब उसको शामिल कर दिया उस गांव को उस नगर पालिका में, और अब जब तक वहां पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे तो उस क्षेत्र में तो कोई वार्ड पंच वगैरह सदस्य होंगे नहीं, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित। तो जब तक वहां पर कोई इलेक्शन ना हो तब तक क्या होगा, नगर पालिका की जो अवधि है समाप्त ना हो, या तो वहां पर इलेक्शन ना हो या फिर वहां पर नगर पालिका की अवधि समाप्त ना हो, तब तक उस गांव का जो सरपंच होगा उस नगर पालिका क्षेत्र में क्या काम करेगा, अध्यक्ष का काम करेगा। उप सरपंच होगा वो क्या काम करेगा, उपाध्यक्ष का काम करेगा। जो पंच होंगे वो क्या काम करेंगे, वहां पर मेंबर का या सदस्य का कार्य करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जिस तारीख से किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया जाए तो वहां पर उस नगर पालिका का जो प्रशासन है, ठीक है, तो जब तक निर्वाचन नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में, उस गांव में जो वहां का जो सरपंच था उसको वहां का अध्यक्ष मान लिया जाएगा, जो वहां का उप सरपंच था उसको वहां का उपाध्यक्ष मान लिया जाएगा, और जो गांव के वार्ड पंच थे उनको सीधा का सीधा उस क्षेत्र के क्या मान लिए जाएंगे, मेंबर या सदस्य मान लिए जाएंगे, जब तक निर्वाचन नहीं हो रहा है। और जल्दी से जल्दी उसका क्या हो जाएगा, निर्वाचन। निर्वाचन के लिए मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन का समय कितना है, 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर क्या करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और वहां पर सदस्य को निर्वाचित करना पड़ेगा। तब तक वहां पर उस क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच और पंच क्या करेंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम कि गांव का भाग या फिर संपूर्ण गांव, या तो गांव का छोटा सा भाग या पूरा का पूरा भाग, मतलब पूरा का पूरा गांव जो नगर पालिका में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। यानी गांव का कुछ भाग या पूरा का पूरा गांव ही जो नगर पालिका में शामिल कर दिया गया है, तो उसकी जो आस्तियां है, उसकी जो दायित्व है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो निधि है,
उस गांव की सारी जो मतलब आस्ती या दायित्व है वो किसके पास चले जाएंगे? नगर पालिका के पास न्यायगत हो जाएंगे, यानी सिस्टमेटिक तरीके से वो किसके पास चले जाएंगे? नगर पालिका के पास चले जाएंगे। अब नगर पालिका है वहां पर उसकी जो संपत्ति होगी या फिर उसकी जो भी निधि होगी, उस संपूर्ण निधि पर, उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? नगर पालिका का अधिकार होगा। नेक्स्ट देखना साथियों, जो नया क्षेत्र किसकी बात कर रहे हैं? गांव की। जो गांव का जो नया क्षेत्र है जो नगरपालिका में शामिल किया गया है, अब नगरपालिका क्या कर सकती है? उस पर टैक्स भी लगा सकती है, यानी नगरपालिका के अंडर में आ गया है तो उस पर अब क्या है? टैक्स भी लग सकते हैं और टैक्स भी लगाए जाएंगे। और ऐसा क्षेत्र जो गांव था जो नगरपालिका में शामिल हो गया है, अब उस पर क्या है? पंचायती राज जो अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है 1994, वो क्या है? अब उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अब वो गांव उस राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंडर में नहीं आएगा, उसके अधीन में नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट धारा है। कौन सी उपधारा? मतलब धारा 3 की उपधारा 8 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें आपको मतलब किसी क्षेत्र को, किसी गांव को जब नगर पालिका बना दिया जाए, उसको नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए, तो उसके बाद वहां पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो सारे के सारे इसमें बताए गए हैं। और शॉर्ट में मैंने इसको आपको पूरा समझा दिया है कि जिस तारीख से यह होता है कि किसी गांव को किसी नगर पालिका में शामिल कर दिया गया है, तो उसी तारीख से वो गांव मतलब जो क्षेत्र था अब वो गांव नहीं रहेगा, वो उस नगर पालिका के अंडर में आ जाएगा। दूसरी बात, वहां पर जो स्थानीय पंचायत थी वो काम करना बंद कर देगी, यानी पंचायत काम करना बंद कर देगी। लेकिन वहां पर जो सरपंच थे, उप सरपंच थे, पंच थे, ठीक है, तो उनको क्या है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझा जाएगा। कब तक? जब तक कि उस नए नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तब तक ये सरपंच अध्यक्ष का, उप सरपंच उपाध्यक्ष का और पंच क्या करेगा? सदस्य का काम करेगा। इसके आगे आपने देखा कि गांव का भाग या संपूर्ण गांव जो नगरपालिका में शामिल किया गया है, उसकी संपूर्ण अस्तियां, उसके दायित्व, उसकी निधियां, वो सारी की सारी किसके पास चली जाएगी? नगरपालिका के पास चली जाएगी। इसके आगे देखा था कि जो नगरपालिका में जो गांव शामिल किया गया है, अब नगरपालिका उस पर क्या कर सकती है? टैक्स भी लगा सकती है, ठीक है। मतलब नगरपालिका वहां पर जो लोग हैं उन पर क्या है? टैक्स नए लगा सकती है। जो टैक्स होने चाहिए नगरपालिका के अंडर में, वो टैक्स वहां पर लागू किए जा सकते हैं। ऐसा क्षेत्र जो गांव था उसको नगरपालिका में शामिल किया गया है। तो जो जब वो गांव था तब वो किसके अंडर में आता था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन वो कार्य करता था। लेकिन अब वो इस राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि वो नगरपालिका क्षेत्र में आ चुका है। तो इस प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण धारा हमने यहाँ पर देखी है। देखो धारा 4 में क्या कहा गया है? धारा 4 में कहा गया है नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। यानी कोई नगरपालिका बोर्ड है, उसको जो नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत जो उपबंध आ रहे हैं उनके प्रवर्तन में छूट देने के संबंध में यहाँ पर जो धारा 4 है उसमें कहा गया है कि भाई उसको इस अधिनियम के अंतर्गत जो उपबंध है उसमें छूट कौन दे सकता है? तो इनको छूट जो देने का काम करेगी वो राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार कैसे करेगी? कि भाई जो नगरपालिका अधिनियम है उसके अंदर जो नियम कायदे हैं उसके अंतर्गत किसी नगरपालिका को छूट मिल सकती है क्या? तो हाँ, छूट मिल सकती है। कौन देगा? राज्य सरकार। और वो क्या करेगी? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या करेगी? नगरपालिका बोर्ड को इस अधिनियम के उपबंधों से के प्रवर्तन में क्या दे सकती है? छूट दे सकती है। यानी इस नियम के जो अधिनियम है उस अधिनियम के अंडर में जो उपबंध है उस उपबंधों को लागू करने के संबंध में छूट प्रदान की जा सकती है। लेकिन कौन प्रदान करेगा? राज्य सरकार प्रदान करेगी। और राज्य सरकार कैसे प्रदान करेगी? अधिसूचना जारी करके। कौन सी नगरपालिका को उसको छूट देनी है वो और क्या छूट देनी है उसके संबंध में वो क्या करेगी? अधिसूचना जारी करेगी। इसी जो धारा 4 है ये इसमें हमने क्या पढ़ी है? ये उपधारा है, उपधारा 1 है। मतलब इसके अंदर दो आपको बातें समझाई जा रही है धारा 4 में। एक नंबर तो ये और दूसरी नंबर ये कि जो अधिसूचना प्रवर्त रहने तक, देखो दूसरी इसमें कंडीशन क्या है? अधिसूचना प्रवर्त रहने तक, यानी राज्य सरकार ने छूट देने के लिए क्या है? कोई अधिसूचना जारी की है किसी नगरपालिका के लिए, तो जो अधिसूचना जब तक प्रवर्त रहेगी उस अधिसूचना को जब तक जितने समय के लिए गवर्नमेंट ने जारी किया है, ठीक है, तब तक राज्य सरकार क्या कर सकती है? उसके जो छूट दिए गए उपबंध है, यानी जिन जिन मामलों में किसी नगरपालिका को या नगरपालिका बोर्ड को छूट दी गई है, राज्य सरकार क्या कर सकती है? उन मामलों में क्या कर सकती है?
नियम बना सकती है, सुसंगत नियम बना सकती है। तो यहाँ पर हमने धारा 4 में देखा कि इस अधिनियम, क्योंकि नगरपालिका अधिनियम है जो सारी नगर पालिकाओं पे लगने वाले हैं, लेकिन उनमें छूट देने की मतलब कंडीशन हो तो वो छूट किसके द्वारा दी जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और राज्य सरकार क्या कर सकती है? जिन मामलों में छूट दी जा रही है उसमें अलग से क्या है, नियम भी बना सकती है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो मेन इंपॉर्टेंट धारा नंबर 5, यानी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नगर पालिकाओं का गठन और शासन, उसमें धारा नंबर 5 क्या है? धारा नंबर 5 जो संबंधित है वो नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित है। तो पहले तो यही बात है कि ये मोस्ट धारा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि धारा नंबर 5 किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं की स्थापना और उनके निगमन से संबंधित है धारा नंबर 5। अब धारा नंबर 5 में देखिएगा, यहां पर मैंने 3 भाग में इसको बांट के बताया है कि भाई नगर पालिकाओं की स्थापना कहां कहां पर होगी, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर नगर पालिकाओं की स्थापना हो सकती है। तो देखिए 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो अब गांव नहीं रहा है, सिटी की तरफ अग्रसर है, यानी शहर बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन वो संक्रमण अवस्था में है, न पूरी तरीके से सिटी बन गया है और न ही उसमें क्या मतलब थोड़े से उसमें अंश गांव के रूप भी है और वो ज्यादातर डेवलप हो गया है, तो मतलब सिटी वाली सुविधाएं भी वहां पर है। नेक्स्ट देखोगे ऐसा क्षेत्र जो लघुतर नगरीय क्षेत्र है, यानी वो संक्रमणकालीन क्षेत्र से थोड़ा सा और डेवलप हो गया है और वो क्या है, एक तरीके से सिटी लगभग बन गया है, लेकिन प्रॉपर सिटी नहीं है, लेकिन सिटी है, लेकिन क्या है, वो छोटी सी सिटी है, छोटा सा गांव है, कस्बा है। तो लघुतर नगरीय क्षेत्र जो है एक ये क्षेत्र होता है। और उसके आगे एक क्षेत्र होता है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही बड़े स्तर पर विकसित हो चुका है, एक मतलब पूरा शहरीकरण उसका हो चुका है। तो ये 3 क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया कि ऐसा क्षेत्र जो कि संक्रमणकालीन अवस्था में है, ऐसा क्षेत्र जो लघुतर नगरीय क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है। तो याद रखिएगा साथियों, जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उसमें हमेशा नगर पालिका की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? उसमें क्या स्थापना होगी? नगर पालिका की स्थापना की जाएगी। और जो लघुतर नगरीय क्षेत्र है वहां पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। किसकी? नगर परिषद की स्थापना। तो ये आपको डायरेक्ट ही बिल्कुल रट लेना, याद करना है। लघुतर नगरीय क्षेत्र वो किसमें मतलब वहां पर क्या स्थापना होगी? नगर परिषद की। और जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है वहां पर नगर निगम बनेगा। क्या बनेगा? नगर निगम बनेगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होगा वहां पर क्या बनेगी? नगर पालिका बनेगी। जो लघुतर नगरीय क्षेत्र होगा उसमें क्या बनेगी? नगर परिषद बनेगी। और जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र होगा उसमें क्या बनेगी? नगर निगम बनेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बहुत ही मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया है। और वो क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। संक्रमणकालीन क्षेत्र किससे संबंधित है? नगर पालिका से। लघुतर नगरीय क्षेत्र किससे संबंधित है? नगर परिषद से। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र किससे संबंधित है? नगर परिषद से। नेक्स्ट साथियों देखिएगा इसमें, अब इसी को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में क्या है कि जैसे संक्रमणकालीन क्षेत्र है वहां पर किसकी स्थापना होनी है? नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होनी है। तो यहां पर आप देखोगे उस स्थान के नाम पर क्या है, जैसे उस स्थान का जो भी नाम होगा, यानी स्थान का जो भी नाम होगा उसी नाम पर क्या है? नगर पालिका बोर्ड का भी नाम होगा। यानी जैसे कोई शहर है या फिर जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उसका कुछ नाम है, उस गांव का, शहर का जो भी कुछ नाम होगा उसी नाम पर क्या है? नगर पालिका बोर्ड का या नगर पालिका का भी नाम रहेगा। दूसरा, नगर पालिका बोर्ड सामान्य मोहर, जैसे ही उसको में नगर पालिका की स्थापना होगी उस नगर पालिका बोर्ड के पास क्या होगी? सामान्य मोहर। नगर पालिका बोर्ड के नाम से सामान्य मोहर होगी और उसके पास शाश्वत उत्तराधिकार भी होंगे। नेक्स्ट आप देखोगे नगर पालिका बोर्ड का नाम, नगर पालिका बोर्ड नाम से ही क्या है वहां पर वाद चलाए जाएंगे, ठीक है, या वाद चलेगा या उसी के नाम से क्या है वाद चलाया जा सकेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी काम होने हैं वगैरह होने हैं तो जो उस स्थान के नाम पर उस नगर पालिका बोर्ड का नाम पड़ा है उसी के नाम से कार्य सारे के सारे वाद चलेंगे या वाद चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप नगर परिषद की देखोगे तो नगर परिषद जो जहां पर स्थापना की जाएगी
तो जो लघुतर नगरीय क्षेत्र है, उस लघुतर नगरीय क्षेत्र का नाम क्या है, उसी नाम पर क्या है नगर परिषद का भी नाम पड़ेगा। उस नगर परिषद के पास सामान्य मोहर होगी, उसके पास क्या होंगे, शाश्वत उत्तराधिकार होंगे। जो नगर परिषद है उसी के नाम से वाद चलेगा या वाद चलाया जा सकेगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है। कौन सा है साथियों, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। जहां पर भी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र होगा वहां पर किसकी स्थापना होगी, नगर निगम की स्थापना होगी। और जो नगर निगम है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, उसमें उस नगर मतलब बृहत्तर नगरीय क्षेत्र का जो नाम है उसी नाम पर नगर निगम का भी नाम पड़ेगा। यानी उस नगर निगम का जो नाम होगा, उस पूरे बृहत्तर नगरीय क्षेत्र का जो नाम है, आइडेंटिटी है, उसी के नाम पर नगर निगम का भी नाम रहेगा। इस नगर निगम के पास सामान्य मोहर रहेगी, उसके पास उत्तराधिकार रहेंगे, शाश्वत उत्तराधिकार रहेंगे उसके, और उस पर भी क्या है, वाद चलाया जा सकेगा या वाद चलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि संक्रमणकालीन क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र, प्रत्येक जो भी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है उससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक और टर्म याद रखनी है आपको, औद्योगिक नगरी से संबंधित। ये औद्योगिक नगरी के संबंधित आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, औद्योगिक नगरी इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो उद्योग के रूप में बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका है। अब उस औद्योगिक नगरी से संबंधित अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखना, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र, ऐसा कोई नगरीय क्षेत्र जो पूरी तरीके से उद्योग को समर्पित है, औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो किसी भी नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकेगा। यानी किसी क्षेत्र को अगर नगरीय औद्योगिक नगरी के रूप में उसको विनिर्दिष्ट किया जा चुका है, अगर किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी बनाया जा चुका है तो वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। ये जो औद्योगिक नगरी है, वो औद्योगिक नगरी कैसे पता चलेगा कि भाई ये औद्योगिक नगरी है या नगरी नहीं है, तो ये जो राज्य सरकार होगी वो राज्य सरकार क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। अगर कोई क्षेत्र है औद्योगिक रूप से डेवलप है तो उस क्षेत्र के लिए क्या है, अधिसूचना जारी करेगी, और अधिसूचना जारी करने के बाद उसको किसमें, औद्योगिक नगरी में क्या है, उसको मतलब विनिर्दिष्ट कर देगी। यानी उसको औद्योगिक नगरी घोषित किया जा सकता है। और जो कोई औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है उसमें नगरपालिका का गठन नहीं होगा, वो डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में होती है। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा देखा कि औद्योगिक नगरी जो होती है उसमें नगरपालिका का गठन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इसके आगे अगर देखें हम साथियों, तो महत्वपूर्ण डाटा है ये भी। और ये क्या है कि भाई राज्य सरकार ऐसे नगरीय क्षेत्र को, देखो कुछ नगरीय क्षेत्र तो औद्योगिक रूप से डेवलप थे, राज्य सरकार उनको क्या है, औद्योगिक नगरी घोषित कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे नगरीय क्षेत्र भी हो सकते हैं जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन के रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब वहां पर उद्योग धंधों की बात नहीं है, औद्योगिक रूप से वो विकसित नहीं है, लेकिन पर्यटन के रूप से विकसित है। और उसके साथ ही वो जो क्षेत्र है वो सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पर्यटन और अन्य महत्व का है। और इस प्रकार इतने महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार क्या करेगी, राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, यानी एक अधिसूचना घोषित करेगी। और इस अधिसूचना द्वारा क्या करेगी, उस क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित करके विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। डेवलपमेंट बोर्ड का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का वहां पर गठन किया जा सकता है, विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। यानी ऐसा क्षेत्र जो कि औद्योगिक रूप से तो विकसित नहीं है, लेकिन पर्यटन के रूप से और ऐतिहासिक रूप से वो विकसित है, पर्यटन का एक इंपॉर्टेंट स्थल बन चुका है। तो सरकार क्या कर सकती है, यहाँ पर एक अधिसूचना जारी करेगी राजपत्र में, और अधिसूचना जारी करके उतना सा क्षेत्र जो कि पर्यटन के रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसको नगर पालिका से हटा देगी। और नगर पालिका से हटाकर वहां पर स्पेशल उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। और इस विकास प्राधिकरण का काम होगा इस पर्यटन क्षेत्र को, इस सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र को और ज्यादा डेवलप करना, पर्यटन के रूप में, अन्य ऐतिहासिक रूप में इसको और ज्यादा डेवलप करना। और ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण है, इसके लिए अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उस क्षेत्र को, कौन सा क्षेत्र, यही जो सांस्कृतिक महत्व का है, उस क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित किए बिना ही, यानी नगर पालिका से उसको अलग नहीं किया जा रहा है, नगर पालिका से अपवर्जित किए बिना ही उसके विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, या फिर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो राज्य सरकार दो तरीके से इस सांस्कृतिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, पर्यटन के महत्व के जो क्षेत्र है
उसके लिए क्या है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दो तरीके से कार्य कर सकती है। एक तो उसको नगरपालिका से अलग करके उसके लिए अलग से विकास प्राधिकरण का गठन कर दे, या फिर उसको नगरपालिका से अलग न करके उसके साथ ही रखेगी, लेकिन उसके लिए अलग से क्या करेगी, उसमें एक विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। ठीक है। और राजपत्र में जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना के द्वारा क्या, उस क्षेत्र को ऐसी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य प्रायोजित होंगे जो कि इसके पूरी तरीके से विकास के लिए बहुत ही सहायक हो। तो इस प्रकार हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर कोई ऐतिहासिक महत्व की कोई बिल्डिंग है, या फिर ऐतिहासिक महत्व का कोई क्षेत्र है, ऐतिहासिक महत्व का जो स्थानीय क्षेत्र है, या फिर पर्यटन का क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसको राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या कर सकती है, यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। ये कौन सी धारा के अंदर बताया गया है, ये धारा 5 के अंदर बताया गया है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के जो क्षेत्र है उसके बारे में जो डाटा बताया गया है, जो सूचना दी गई है, वो नगरपालिका के अधिनियम की कौन सी धारा में दी गई है, तो वो 5 नंबर धारा में दी गई है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास, ताकि हम आपके लिए और बेटर से बेटर मतलब कंटेंट लेके आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें ला सके। साथ में ही आप ज्यादा से ज्यादा हमारे जो भी इस YouTube चैनल है उसको प्रमोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।